Hello guys, welcome back to my YouTube channel CSP Institute. आज की वीडियो है रिगार्डिंग mindset of an investor. So let's understand what is the mindset of the investor. This is also a part of fundamental series. So fundamental analysis series, and here we will understand how investor thinks, who is a speculator, who is trader, and who is investor. So let's find out the difference between all of them and we'll proceed accordingly. So in this chapter we will discuss about the speculator, trader, investor, the power of compounding effects, and why long term investing works. Okay, and what makes a company good for investment, qualitative and quantitative analysis. मतलब we'll one by one we'll understand everything. I'll explain everything in very easy language, step by step. So first let us understand what is speculator, what is trader, what is investor. तो ये जो तीन मैंने फोटोज बनाई हैं गांधी जी के तीन बंदर सो ये क्या है. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट बंदर. भाई हम स्पेकुलेटर के बारे में समझते हैं कि कौन होता है. सबसे पहले तो कि भाई स्पेकुलेटर होता क्या है. आप पूछोगे कि स्पेकुलेटर क्या है भाई. तो वो लोग जो कि डिसीजन मेनली या तो गेसेस के बेसिस पे बनाते हैं, या कोई ओपिनियन है उनका उनके बेसिस पे, या होप्स के ऊपर. ये जो अपना ओपिनियन है या फिर डिसीजन है बेसिकली, या तो गैसेस के आधार पे, या तो अपने होप्स के आधार पे, या फिर अपने ओपिनियन के आधार पे बनाते हैं. और आप बोलोगे भाई ये कैसे बनते हैं, ओपिनियंस कैसे बन गए किसी के. तो या तो वो लोग टीवी देखते हैं, टीवी एनालिस्ट को सुनते हैं, या फिर कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अपने ही एक वर्ल्ड में रहते हैं, अज्यूम करके रखते हैं, या फिर वो आरबीआई के डिसीजंस को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं. सो मे बी एनी वन कैन बी ए स्पेकुलेटर. सो it's all upon it's whether he is guessing or making hopes or making opinions. So one by one I'll tell you. And then we have trader. So trader is basically has like he is making profit using some strategies. He has some strategies in his mind कि okay, if price comes here so I'll purchase, and if price goes there I'll just sell it, and I'll keep this much as a stop loss, and वहाँ इस पोजीशन पे निकल जाऊंगा मैं. सो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज है जो कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे बनी है. वो कोई गैस नहीं लगा रहा, कोई तुक्का नहीं लगा रहा, किसी दूसरे के ओपिनियन से नहीं है. उसने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है, उसको बैक टेस्ट किया है, और फिर बाद में उसे इंप्लीमेंट कर रहा है. दैट्स इट. ठीक है. देन इन्वेस्टर केम इनटू पिक्चर. वेल्थ क्रिएशन वाला पार्ट जो कि स्ट्रांगली एनालाइज करता है एक एक चीजों को. इन्वेस्टर के ऊपर मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा. बहुत सारी चीज़ें हैं इन्वेस्टर के ऊपर, बट लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. ओके. सो स्पेकुलेटर क्या होता है बेसिकली. ये जो बंदा है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ. एक सेकंड, किधर गया इरेजर. और यहीं तीन चीज़ें बना लेता हूँ. सबसे पहले आ गए स्पेकुलेटर भाई साहब, फिर यहाँ ट्रेडर के बारे में या इन्वेस्टर के बारे में, तीनों के बारे में. ये चीज़ें ये यहाँ भाई साहब आ गए, ये वाले भाई साहब यहाँ आ जाएंगे, ये वाले यहाँ आ जाएंगे. ठीक है. तो भाई इसका तो गैसिंग बिजनेस हो गया. इसका तो तुक्का मार रहा है. जैसे एक टॉस उछालते हैं ना, और फिर बाद में हेड आएगा, टेल आएगा, बस वो वाला तुक्का है ये. तो उसका बिलीफ है कि भाई हेड आएगा. कईयों का बिलीफ होता है टेल आएगा, तो बस वो बिलीफ है उसका. ठीक है. वहीं दूसरा वाला बंदा है, ये इसके पास में एक प्रॉफिट बनाने की स्ट्रेटजी है. और तीसरा बेसिकली वेल्थ क्रिएट करता है ये वाला बंदा. वेल्थ क्रिएशन ये एक्सपीरियंस से आती है चीज़ें. इसका टाइम पीरियड भाई, तुक्का मारने का टाइम पीरियड क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा. आज तुक्का चल गया, चलो बहुत बढ़िया बात है, बढ़िया. आज तो दावत होगी घर पे, एकदम बिरयानी बनेगी, या फिर ये बनेगा, क्या बोलते हो उसको, पनीर पकोड़े बनेंगे,
लॉस हो गया उस दिन घर का चूल्हा बंद। तो इनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही शॉर्ट होती है। ट्रेडर्स बेसिकली शॉर्ट से लेकर मतलब एक मीडियम टर्म में अपना, मैं बेसिकली दो चीज़ों के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ इनका टाइम पीरियड, कि भाई कितने टाइम में इनका ट्रेड हो जाता है। तो स्पेकुलेटर वाला अभी बोलेगा कि भाई अभी ये प्राइस देखना इतने ऊपर चले जाएगा, पैसा बनाएगा और चलो घर, तुक्का मारा है उसने तो, और चल गया तो चल गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाला थोड़ा सा एल्गोरिदमिक स्ट्रेटेजी के साथ में आया, तो उसकी ट्रेड स्टार्ट हुई एक दिन, आज स्टार्ट हुई, हो सकता है एक हफ्ते या एक महीने तक चल सकती है उसकी ट्रेड। और इसकी जो ट्रेड है ना भाई, ये लॉन्ग टर्म है, इसे ट्रेड नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। फिर इसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया है, ठीक है। फिर है भाई कि रिस्क फैक्टर, इसमें बहुत ही रिस्क है, ऑब्वियसली वेरी रिस्क। इसके अंदर जो है वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, मीडियम है इसके अंदर। वहीं इसके अंदर वो रिस्क जो हो जाता है वो कम हो जाता है, और कम हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसको एक सिनेरियो से एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इन तीनों लोगों के बारे में, गांधी जी के तीनों बंदर के बारे में। STI बोल देते हैं इसको, STI। SIT हो जाती ना, SIT अगर आई पहले आ जाता तो SIT कमेटी लेकिन ठीक है, STI समझ लो। तो एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि भाई RBI, मान लो कि RBI ने डिसाइड किया, हमारे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई साहब इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा देते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, ये RBI ने डिसाइड किया। लोन रेट्स को भी बढ़ा देते हैं, लोन रेट्स, और ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है इनके अंदर कुछ करते हैं यार, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो बहुत हाई है। जैसे मान लो कि अभी का सिनेरियो ले लो जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, तो RBI ने डिसाइड किया कि भाई इंटरेस्ट रेट है, लोन रेट है, या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है, इनके ऊपर कुछ डिसीजन लेते हैं। सो RBI ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट्स को मैनी टाइम्स, मतलब ऑलरेडी वो बहुत टाइम बढ़ा चुके हैं, ठीक है, कि भाई अभी तक काफ़ी बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा चुके हैं वो लोग, ठीक है। सो भाई अब मार्केट वेट कर रहा है कि यार इतने दिन से महंगाई थी और RBI धड़ाधड़ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा रहा था, ऑलरेडी बहुत बढ़ा चुका है, तो अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेगा। तो भाई इस चीज के ऊपर अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरी होगी। तो भाई अपन सबसे पहले मैं आ जाता हूं मेरे भाई सुनील के ऊपर। एस से नाम है तो इसको बोल देते स्पेक्यूलेटर बोल देते इसे भाई, कि ये बंदा स्पेक्यूलेटर है, गैस मारता है, और इसका खुद का कोई ओपिनियन नहीं है, ओपिनियंस बनते भी है तो दूसरों के अकॉर्डिंग बनते हैं इसके ओपिनियंस, ठीक है। सो सुनील ने सोचा कि यार ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ ही चुका है, तो RBI शायद रिड्यूस करेगी रेट्स को अब। सो इफ रेट नीचे आए तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा। अब मेरे कुछ भाई बहन ये समझ रहे होंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से मार्केट ऊपर कैसे जाता है। तो देखो भाइयों, क्या होता है ना कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना, सो RBI क्या करता है कि वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है, जो बैंक की इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, तो लोग कम पैसा ले पाएंगे। जब लोगों ने कम पैसा लोन लिया तो कम पैसा खर्च होगा, ठीक है, स्पेंडिंग कम हो जाएगी, और जब स्पेंडिंग कम होगी तो जो डिमांड है वो घट जाएगी, और जब डिमांड घट जाएगी तो प्राइस क्या होगी, कम हो जाएगी। तो प्राइसेस कम हो जाएगी क्योंकि डिमांड घट गई है, तो इसलिए RBI ये काम करती है। अब दूसरा भाई कि जब ऑलरेडी इतना IR बढ़ा चुके हैं, इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, तो स्पेकुलेटर ने सोचा कि अब तो इस IR बढ़ ही चुका है, तो अब तो गवर्नमेंट
नीचे ही करेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना बढ़ा चुकी है, तो वो तो नीचे ही करेगी। और मैंने कल 2-3 न्यूज़ चैनल को देखा ही था, वो लोग भी बोल रहे थे कि भाई अब तो कुछ ना कुछ क्रेजी होने वाला है मार्केट में, तो क्या करें। तो उसने सोचा कि अगर भाई आईआर कम हुआ तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, लोन बढ़ेगा तो स्पेंडिंग बढ़ेगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये उसने एक गैस किया, कोई उसके पास थ्योरी नहीं है खुद की कि क्यों होगा कैसे होगा। सो उसने कहा कि चलो भाई मैं क्या करता हूं, कॉल ऑप्शंस लगा देता हूं एसबीआई का, कि भाई प्रॉफिट होगा ही होगा, ठीक है। एसबीआई में कॉल ऑप्शन डाल देता हूं, और उसने भाई ये कर दिया, ही बायस अ कॉल ऑप्शन एसबीआई का, ठीक है। ये हो गया केस नंबर फर्स्ट स्पेक्यूलेटर का, इसको याद रखना गाइस, इस पे वापस आएंगे। अब आते हैं भाई, मैंने आपको बता ही दिया स्पेक्यूलेटर क्या है, बेस्ड ऑन ही टीवी एनालिसिस या अजम्पशन या प्रेडिक्ट कर रहा है आरबीआई के डिसीजन को, उसको कुछ नहीं पता है, ठीक है। सो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि हमें नहीं पता कि यार आरबीआई क्या एक्यूरेटली सोच रहा होगा। इसका मतलब पता है क्या है कि कोई बंदा कोई रिसर्च नहीं कुछ नहीं और ये बोल दे कि भाई मेरे हिसाब से मार्केट 1 महीने में पैसा हो जाएगा डबल, वो राजू भैया की स्कीम पैसा ही पैसा होगा। बट ही डजंट नो हाउ मार्केट इज like moving, what is factor behind it. He doesn't know anything, he's just making speculation based on his speculations. He is just making any random guess, that's it, nothing else. So ये हो गया केस नंबर 1। अब आते हैं केस नंबर 2 पे। तो भाई अब हैं हमारे तरुण भाई साहब। तरुण भाई साहब ने कहा कि अब क्योंकि टी से है, मैंने देखो स्पेकुलेशन एस से स्टार्ट होता है तो मैंने लिया था सुनील, टी से स्टार्ट होता है तरुण ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब भाई तरुण भाई है हमारे स्ट्रॉन्गर ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर माइंडसेट है उसका, वो डिफरेंटली सोचते हैं। वो कहते हैं कि भाई कोई भी बंदा आरबीआई को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मार्केट जो वॉलेटिलिटी है वो काफी हाई है, ठीक है, और ऑप्शंस अभी के टाइम पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। सो अगर आरबीआई अनाउंस करती है तो उसके अनाउंसमेंट के बाद में जो वॉलेटिलिटी है वो गिर सकती है। ये जो वॉलेटिलिटी है ना मार्केट में, इतनी ऊपर नीचे हो रहा है, अभी मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी यहाँ है फिर यहाँ है, तो वो जो वॉलेटिलिटी है शायद वो गिर सकती है। तो उसने क्या किया, उसने भाई निफ्टी के कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया। निफ्टी के किसके, निफ्टी के कॉल ऑप्शन को क्या कर दिया भाई साहब ने, सेल। क्योंकि भाई जो ये वॉलेटिलिटी है ना वो गिर जाएगी यार मार्केट में, जो अभी जो इतना वॉलेटिलिटी चल रही है वो काफ़ी हाई है इस टाइम पे, ठीक है, तो वो गिर जाएगी। तो उसने कहा कि भाई इस हिसाब से आप मान लो कि मार्केट उसने बेच दिया, उसका नज़रिया ये था कि भाई गिर जाएगा। अब आप कहोगे यार वॉलेटिलिटी क्या है, सो वॉलेटिलिटी मीन्स हाउ फास्ट प्राइस मूव अप एंड डाउन, प्राइस ऊपर और नीचे कितनी फास्टली मूव कर रहा है। कि भाई मैंने 15 मिनट पहले देखा था कि 200 पॉइंट निफ्टी नीचे था, अभी 20 मिनट के अंदर, 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर भाई वो चला गया है लगभग 250 पॉइंट ऊपर। तो यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मान लो कई कई दिन मार्केट ऐसा होता है कि पूरे दिन उसका हाईएस्ट और लो के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत ही कम ऊपर नीचे हो रहा होता है, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, तो उस दिन की जो वॉलेटिलिटी है वो कम है, तो उसको लग रहा है ट्रेडर को कि भाई वो गिर जाएगी आरबीआई के अनाउंसमेंट के बाद में, ठीक है। सो हाई वॉलेटिलिटी लार्ज प्राइस मोमेंट, सीधी सी बात, ओके। एंड देन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है बैक टेस्टिंग। सो तरुण ने स्टडी किया है पास्ट डेटा,
उसने सिमिलर इवेंट्स पहले देखे हैं, तो उसने जो बैक टेस्टिंग है वो है कि टेस्टिंग स्ट्रेटेजी यूजिंग ओल्ड मार्केट डेटा। सो तरुण ब्लाइंडली गेस नहीं कर रहा है, उसने अपनी स्ट्रेटेजी को प्रीवियस डेटा के ऊपर चला के देख लिया कि भाई चल रहा है, ठीक है, जो मैंने सोचा एक पैटर्न है, पैटर्न वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, और देख लो ये बैक टेस्ट उसने करके देख लिया, ठीक है। सो बेसिकली ट्रेडिंग मीन्स टेकिंग पोजिशंस यूजिंग अ प्लान्ड स्ट्रेटेजीज, ओके। आइदर यू आर फोकस ऑन चार्ट्स और प्राइस मोमेंट्स और वॉलिटिलिटी और पॉसिबिलिटीज, रिस्क मैनेजमेंट, नॉट एन इमोशनल गैसेस। ये एक इमोशनल गैस हो जाता कि यार इतने दिन हो गए आरबीआई को रेट बढ़ाते हुए, अब तो वो जनता की बात सुनेंगी, अब तो कुछ होगा, और ऐसा होगा तो देखना मार्केट ऊपर चला जाएगा। लोग ऐसा ही करते हैं, तो इट्स जस्ट मेकिंग गैसेस। ही इज नॉट इवन, ही डजंट नो इवन व्हाट इज हैपनिंग, just normally guessing. The speculator is normally guessing, but trader has some strategies. So simple example trader का हो गया कि trader कह सकता है कि whenever this chart pattern appears, stock usually rise 5%। कि भाई ये जब पैटर्न मुझे दिख रहा है ना, ये इतना ज़्यादा पैटर्न दिख रहा है मान लो, तो इसके बाद में प्राइस जो है वो 5% की दर से बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे पैटर्न 15-20 बार देखे हैं पीछे भी, और जब जब ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। सो ही इज बिलीविंग ऑन प्राइस। एंड मेरे एक टीचर कहते हैं कि दाम भगवान छे, सॉरी भाव भगवान छे। सो देन ही ट्रेड्स यूजिंग रूल्स, सिंपल। अब भाई केस 3 में ले लेते हैं अपन, किसको ले, केस 3 में ले लेते हैं ईशान किशन को ले लेते हैं भाई। आजकल ईशान किशन भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं यार, ठीक है। बिहार की गवर्नमेंट ने तो उन्हें 1 करोड़ रुपए अभी डोनेट भी किए हैं, मतलब डोनेट नहीं, एज अ गिफ्ट दिए हैं उनको, क्योंकि वो मानते हैं कि यार ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। सो अभी जो नए वहाँ के सीएम है उन्होंने 1 करोड़ रुपए उनको एज अ गिफ्ट दिए हैं। सो उनको ले लेते हैं, ईशान भाई को। सो ईशान भाई ने कहा कि भाई उनके पास में ऑलरेडी 12 अच्छे स्टॉक्स हैं, पैसा है यार, 1 करोड़ रुपए आया है अभी अभी, अब ऑलरेडी देखो यार इतना बड़ा खिलाड़ी, ऑलरेडी तो स्टॉक्स होंगे ही उसके पास, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार आरबीआई डिसीजन जो है ना ये टेम्परेरी है भाई, ठीक है। अच्छी कंपनीज सरवाइव करती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट मार्केट नीचे गिरता है वो नॉर्मल है यार, शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे गिरना या फिर ऐसी चीज़ें होना, इट्स वेरी नॉर्मल। सो परेशान नहीं है। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे गया ना, उसको लगा कि वाह क्या चांस है भाई, और पैसा डालो मार्केट में। तो भाई अभी जैसे महंगाई, जैसे ही आरबीआई की वजह से मार्केट नीचे गया, मान लो यहाँ पर उसको दिखी अपॉर्चुनिटी, और उसने डाल दिए अपने 1 CR सारे के सारे एग्जिस्टिंग शेयर में, क्योंकि उसको बिलीव है कि ये अभी नीचे आया है लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा करेगी। सो इन्वेस्टिंग मीन्स बाइंग गुड बिजनेस एंड होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग ग्रोथ। इन्वेस्टर फोकस करते हैं भाई कंपनी की क्वालिटी में, प्रॉफिट्स में, मैनेजमेंट में, फ्यूचर ग्रोथ में, नॉट डेली प्राइस मोमेंट। डेली प्राइस में तो काफ़ी वॉलीटिलिटी होती है यार, तो उसके ऊपर इतना वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो की डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री, स्पेकुलेटर्स दे जस्ट प्रेडिक्शन, वो प्रेडिक्ट करते हैं, गैस मारते हैं कि मैंने एक कॉइन टॉस किया, क्या आएगा, हेड या टेल, हेड। क्यों यार, मैंने देखा है कि ये सिक्का है ना, ये सिक्का हमेशा हेड ही आता है, इसमें इसमें टल्लियाँ तक बहुत, मतलब मैं 10 बार उछालता हूँ ना तब एक बार टेल आता है इसमें। बट ये तो कोई तुक ही नहीं है इस बात का,
कोई तुक नहीं है इस बात का। आप कितने भी बार उछालो, लॉ ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है ना आने की, अगर आप उछाल के देख लो, आप 1000 बार सिक्का उछालो और फिर बाद में उनकी प्रोबेबिलिटी निकालना, तो लगभग दोनों की 50-50, 0.5 ही मिलेगी आपको। दिस इज अ लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो ये जस्ट सिंपली सेइंग एनीथिंग। जो बड़े बड़े कसिनोज है ना, वो भाई लॉ ऑफ लार्ज नंबर की वजह से ही पैसा कमा रहे हैं। सब लॉ ऑफ लार्ज नंबर की वजह से ही पैसा कमा रहे हैं। दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कभी वापस डिस्कस करूंगा मैं इसके ऊपर। लेकिन यू नो, this is what speculator thinks. Trader thinks he is focusing on strategies, and investor is a long term business growth. He is thinking about, he is focusing about long term business growth, nothing else. So भाई important lesson क्या है यहाँ पर, कि doing nothing is also a decision, जो कि भाई ईशान भाई ने लिया, कि भाई उसने अपने शेयर्स को होल्ड किया। भाई साहब ने क्या किया, सुनील भाई साहब ने बाय कर लिया, तरुण भाई साहब ने सेल कर दिया। इसने कहा भाई मैं होल्ड करूँगा, इन्होंने कहा मैं होल्ड करूँगा, और अगर नीचे गया, सच में नीचे गया तो ओवर खरीद लूँगा, बट मैं होल्ड करूँगा मेरे एग्जिस्टिंग जितने भी हैं। ठीक है, ना मैं बाय करूँगा ना मैं सेल करूँगा। अगर नीचे गया तो बाय कर लूँगा, बट वैसे मैं होल्ड करूँगा ओवरऑल। तो कंफ्यूज नहीं करते हैं बाय कर लूँ या सेल कर लूँगा, इसको रखता है होल्ड करूँगा। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन है, अनदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इन्वेस्टिंग का, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट। यार क्या होता है फॉर्मूला, शायद इक्वल टू पी इंटू वन माइनस ये प्लस वन अपॉन आर पावर टी है क्या? एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ यार। आई इवन डोंट नो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या है, मैं तो भूल रहा हूँ थोड़ा सा यार। ओके सॉरी गाइस। तो वन प्लस यहाँ पर एन नीचे आएगा, यहाँ पर आर अपॉन एन है, और ये एन टी है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर अपॉन एन की पावर एन टी। सो बेसिकली एन इज नंबर ऑफ ईयर्स and t is basically the number of years the money is invested or borrowed for. ठीक है, and the n हो गया number of times that interest is compounded per year. Okay, number of times, sorry, number of times that interest is compounded per year, and r is rate of interest, p is principal, and a will be the future amount. Okay, so this is the formula, nothing else. जस्ट वांटेड टू शेयर मेरा भी रिवीजन हो गया। कई बार यार ये फॉर्मूलाज मेरे को बड़े अजीब लगते थे याद करना, और इन सबको वो करना, मैं तो स्पेशल टेक्निक बना के चलता था इनको याद करने की। एनीवे, सो कंपाउंडिंग मीन्स मनी अर्निंग प्रॉफिट, एंड देन दैट प्रॉफिट ऑल्सो अर्निंग प्रॉफिट। कि भाई आपने मान लो कि एक एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये लगाया, 100 रुपये पे आपको 20 रुपये प्रॉफिट हुआ इस साल, तो साल के एंड में हो गया 120। अब अगले साल है ना, आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 120 के अमाउंट पे मिलेगा, ना कि बेस प्राइस 100 के अमाउंट पे। अगर 100 के अमाउंट पे मिल रहा है तो सिंपल है, और अगर आपको 120 के अमाउंट पे मिल रहा है तो कंपाउंडिंग इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, सो एग्जाम्पल गिवन, जो कि आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। ओके, so two choice, either you can withdraw this money end of the year, or you just keep that money, and it will keep, you will see the compounding effect year on year. Okay, so but with compounding money becomes
like after a year it will become a some amount. So extra wealth come because profit also started earning profits. Okay. So biggest secret of wealth creation is time is the biggest advantage in investing. The longer you stay invested, faster wealth grows, bigger compounding becomes. Why grow becomes faster later? Initially, growth looks very slow, but later growth becomes very fast. This happens because the returns keep adding on large amount. Okay, so 1 year it is for say 100, 5 year it will be 259 only, but after 10 year it will be 619. So see how growth accelerates later. So this is compounding power. भाई वॉरेन बफेट है ना, जो बिकम रिच, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से उनका नाम है, ठीक है। वो जब रिच बने, उनका जो मेनली कारण है ना, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पेशेंस एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट. So main lesson from compounding: short, start early, stay invested, be patient, avoid unnecessary buying and selling. So does investing really work? You might have this question in your mind कि सच में यार ये काम करता है नहीं करता है. So let me give you an example, a very simple example. Let's say we are growing a plant. If plant gets water, sunlight, care, it grows. Okay. Similarly, good companies with good sales, strong profit, in innovative products, honest management. So obviously they will grow. Eventually they will grow, and their stock prices also rise. So important point we can say is sometime stock price may stay low temporarily, but over long term, good companies usually reward investors. Okay, so this is just a key idea of this entire uh, story or entire chapter I can say. जैसे कंपनी लाइक टीसीएस हो गई, एशियन पेंट हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, दे गेव अ ह्यूज लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बिकॉज बिजनेस kept growing. Sorry guys. So but investor need one important skill: ability to tolerate short term market ups and downs. So भाई ये आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म मार्केट के जो अप एंड डाउन्स है ना उनको झेल सको, उनको टॉलरेट कर सको, और इसी को कहते हैं हैंडलिंग वॉलिटिलिटी. ये जो अप एंड डाउन्स को आप झेल रहे हो ना, ये आपके अंदर शक्ति पैदा कर रही है. वो एक एक डायलॉग है ना, शक्ति दे माँ शक्ति. सो इन्वेस्टर ये शक्ति लेके आया भाई, तभी भाई इसके चश्मे में देखो भाई जूस वूस बना हुआ है, ये गोवा बीच पे आराम से लेटा है, कह रहा है कि चलो भाई बढ़िया पैसा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट तो आता जाता रहता है. हमारे स्पेकुलेटर भाई साहब बस गैस मार रहे हैं, जैसे ही बाजी उल्टी पड़ी वो पगला गए भाई साहब. ट्रेडर भाई साहब को पता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट क्योंकि ही जस्ट बेसिकली वर्किंग ऑन हिज स्ट्रेटेजी, बैक टेस्टेड है, और नहीं भी होगा तो वो भाई उसको मतलब लॉस बैलेंस करना आता है उस बंदे को. सो एंड ऑफ द डे वो खुश है. बट इन्वेस्टर भाई जो है ना, वो है वेल्थ क्रिएटर. ओके. सो टू टाइप ऑफ एनालिसिस वी हैव क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड quantitative analysis. Let's talk about these two analysis one by one. Okay. Qualitative and quantitative. Okay. Let's understand about both of them. This is non
number analysis, and this is number analysis. एक एक करके बात करते हैं भाई, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर कहानी है, दोनों का ट्रेड ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहोगे कैसे चेतन भाई, ज़रूरी नहीं है ना, कैसे क्या, ये एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल के बिना तो समझ ही नहीं आएगा। सो मेरे टीचर हैं, बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं क्वांटिटी का और क्वालिटी का। वो कहते हैं कि मान लो कि आपके पास पास में 20 फ्रेंड्स है, क्वांटिटी आपके ज़्यादा है, बट उनमें से कोई भी क्वालिटी नहीं है किसी में भी, बस इक्के दुक्के हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, बाकी एकदम रद्दी माल है। तो वो जो क्वालिटी है वो नंबर से नहीं आती, क्वालिटी किससे आती है, उनके दूसरे फैक्टर से आती है कि भाई कितना वो आपके बुरे टाइम पे खड़े रहते हैं आपके साथ में, या कौन सी चीज़ें हैं जो उनको अलग बनाती है दूसरों से, कितने इन्फॉर्मेटिव है वो, कितनी सोच आपके साथ अलाइन करती है। मतलब कई लोग तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बड़ा होता है उनके अंदर, तो वो आपके साथ में अगर हैं तो अगर आप उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो बुरा लग रहा होता है उनको। दे वॉन्ट लाइक प्रेजेंट देयर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ अदर्स, बट इट हैपन्स। तो वो कुछ बकवासबाजी करेंगे, कुछ बकवास जोक्स मारेंगे, तो मतलब सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, नथिंग एल्स। उनके बहुत ही घटिया जोक होंगे जो डायरेक्टली कास्ट, रेसिज्म या कुछ और कोई भी फैक्टर हो सकता है, कुछ भी, वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को डायरेक्टली हिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपने आप अपना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स कम करने के चक्करों में, ठीक है। वही जो क्वालिटी होती है ना लोगों के अंदर, जो भाई कितना सहनशीलता है, कितनी दूसरी चीज़ें हैं, वो अलग होती है। सो क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स अ लॉट, ओके। सो जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, एंड हमें इन दोनों का ट्रेड ऑफ करना है। क्वांटिटी इज जस्ट अ नंबर एनालिसिस, क्वांटिटी फ्रॉम अ नॉन नंबर एनालिसिस। अब देखो, कई कई जगह पर, एक जगह पर मैंने दोस्तों को एग्जांपल दिया, कई जगह पर क्वांटिटी से क्वालिटी से ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए। अब भाई मेरे को कोई चुनाव जीतना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे जो वोटर है वो क्वालिटी वाला वोटर है या क्वांटिटी, मुझे तो क्वांटिटी चाहिए, क्वालिटी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि कितने रेशनल लोगों ने मेरे को वोट दिया, डजेंट मैटर। मेरे को चुनाव जीतने के लिए क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। दूसरा है भाई कि कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम या कोई एग्ज़ाम दिया है, 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 5-10 टफ क्वेश्चन थे, वो मैंने सॉल्व कर ली हो, बट उस एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है कि भाई मेरे को तो 100 में से 90 या 80 मार्क्स लाने हैं, तो वो तो क्वांटिटी है ना। फिर बाद में आपने सारे के सारे हार्ड क्वेश्चन कर लिए, बट मतलब जो मीडियम और जो नीचे के लेवल के क्वेश्चंस थे उनकी भी उतनी वेटेज थी, तो फिर आपको क्वांटिटी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है। सो क्वांटिटी एनालिसिस दिस स्टडीज कंपनी, सॉरी, qualitative analysis, this is just a company's quality beyond number. So basically we check management background first all, okay, how like somebody is managing that particular company, सो उसका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसकी लीडरशिप एबिलिटी क्या है, उसके उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है ना। सो गुड मैनेजमेंट, सीधी सी बात है, सेफर इन्वेस्टमेंट। एक चीज मैं लिख देता हूं, मैनेजमेंट का जो बैकग्राउंड है वो कैसा है। ठीक है, फिर है भाई बिजनेस एथिक्स, उनके बिजनेस एथिक्स कैसे हैं, बिजनेस के एथिक्स कैसे हैं उनके, ठीक है, कि भाई कोई स्कैम तो नहीं करते हैं ना, कोई चीटिंग वीटिंग करके या ब्राइबरी करके या फेक अकाउंटिंग करके तो भाई हमें कंपनी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं ना वो लोग।
कई लोग फेक अकाउंटिंग भी करते हैं, ब्राइबरी देते हैं, या कोई चीट कर रहे होते हैं, कोई स्कैम चला रहे होते हैं, तो वो सब नहीं है। फिर भाई कॉरपोरेट का गवर्नेंस क्या है? तो इसके अंदर हो गया कि हाउ प्रोफेशनली कंपनीज रन। गुड परफॉर्म गवर्नेंस मीन्स ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर फेयरनेस है, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर वो मेंटेन कर पा रहा है तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ वेरी गुड। देन वी आर टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी स्टेक होल्डर, कि भाई वो माइनॉरिटी के जो शेयर होल्डर्स है या स्टेक होल्डर्स है उनको कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है, क्या उनको वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है, नहीं कर रहा है? गुड कंपनीज जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको अच्छे से ट्रीट करती है। ठीक है, देन वी हैव शेयर ट्रांजेक्शंस। So we check whether promoters secretly buy sell shares unfairly. कई बार जो प्रमोटर्स होते हैं ना वो चुपचाप सीक्रेटली शेयर्स को बेच रहे होते हैं या फिर खरीद रहे होते हैं अनफेयरली। ठीक है, सो वो है कि नहीं वहाँ पर। फिर देन वी सी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शंस, सो दिस मीन्स कंपनी गिविंग बेनिफिट टू रिलेटिव फ्रेंड्स। ठीक है, सो कंपनी बाय मटेरियल फ्रॉम प्रमोटर्स ब्रदर एट हाई प्राइस। और तो इससे क्या होगा कि दिस हर्ट्स स्टेक होल्डर्स। भाई बहुत ही रेड फ्लैग है कि भाई मैं मेरी कंपनी है, मैंने भाई किसी और से पैसा लिया और मैंने ये जो पैसा है वो मेरे कोई नेफ्यू या फिर बाद में मेरे कोई चाचा मामा उनकी कंपनी से मैंने कोई सामान हाई प्राइस में, मार्केट से हाई प्राइस में खरीद लिया इनको बेनिफिट देने के लिए, तो मेरे कंपनी का तो लॉस होगा ना। ये और ये मैंने क्यों किया, ये मैंने कैसे किया? ये मैंने मेरे इन्वेस्टर्स के पैसे पे किया। ठीक है, जो भी मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है उनके पैसों से ये किया। हो सकता है कि इससे मेरा कट भी हो। ठीक है, मैं एंड ऑफ द डे लॉस दिखा दूंगा मेरे इन्वेस्टर्स को, तो क्योंकि देखो यार यहाँ पर सामान है और बैकडोर मैंने पैसा ले लिया इनसे, तो ये नहीं होना चाहिए। देन promoters safety, this is also another big thing. Sorry, सैलरी। प्रमोटर की जो सैलरी है, टू मच प्रमोटर सैलरी कैन बी सस्पिशियस, स्पेशली इफ कंपनी प्रॉफिट्स आर वीक। अब भाई कंपनी के प्रॉफिट वीक हैं तो कंपनी के प्रॉफिट वीक है, लेकिन भाई हमारे सीईओ साहब और अदर्स जो प्रमोटर्स हैं उनकी सैलरी एकदम बढ़िया करोड़ों में, भाई अरबों खरबों में बढ़ती जा रही है, लेकिन भाई कंपनी के जो प्रॉफिट्स है ओवरऑल बहुत ही कमज़ोर हैं। ठीक है, सो दिस शुड नॉट बी देयर। देन ऑपरेटर एक्टिविटी, ऑपरेटर एक्टिविटी, सो समटाइम्स स्टॉक प्राइसेस आर मैनिपुलेटेड आर्टिफिशियली। तो इससे क्या होगा, आपको सडन स्पाइक्स दिखेंगे, कोई भी अनयूजुअल मूव्स मोमेंट्स दिखेंगे, फेक हाइप दिखेगी आपको कि भाई कोई मतलब नहीं है लेकिन एकदम हाइप दिख रही है मार्केट में, यार उस प्रोडक्ट में जाननी है, बेफालतू की मार्केटिंग है, बेफालतू की उसकी हाइक है, हाइक बना रखी है, हाइप बना रखी है बेफालतू की। ठीक है, देन वी विल सी मेजर स्टेक होल्डर्स। हु इज मेजर शेयर होल्डर? ठीक है, वी चेक हु आउन्स द शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स है या फिर बाद में फॉरेन इन्वेस्टर्स है या कोई प्रमोटर्स है। सो स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स इंक्रीज कॉन्फिडेंस। ठीक है, अगला आ गया आपका, क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन तो नहीं है? ये भी अपनों को देखना बहुत ज़रूरी है। टू मच डिपेंडेंस ऑन पॉलिटिक्स कैन बी रिस्की।
क्योंकि भाई गवर्नमेंट चेंज, बिजनेस पूरा तबाह हो जाएगा। देन वील सी प्रोमोटर लाइफस्टाइल। अब एक नाम है, मैं लेता हूँ, ठीक है। हमारे विजय माल्या साहब थे। अब भाई साहब उनकी कंपनी के अंदर, अब सारे दिखाता हूँ आपको एक एक करके। कोई मैनेजमेंट ग्राउंड था, उन मैनेजमेंट बैकग्राउंड कैसा था मैं, मुझे ही नहीं पता। कई लोग तो कहते हैं एमबीबीएस किया, वो सॉरी एमबीए किया हुआ है, कहाँ से क्या किया हुआ है कोई पता नहीं भाई। बिजनेस के क्या एथिक्स है, बहुत ही पुअर एथिक्स थे उनके बिजनेस के। कॉरपोरेट कॉरपोरेट गवर्नेंस बहुत ही वीक था। माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स को भी वो बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट करते थे। शेयर ट्रांजेक्शन्स भी वो नहीं थे, अच्छे नहीं थे। एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स भी उनके हाई दिखाए जाते थे। उनकी खुद की सैलरीज भी अच्छी खासी थी। ऑपरेटर एक्टिविटीज़ दे आर ऑल्सो सस्पिशियस। सडन स्पाइक्स could be could be observed at that particular time. Major shareholder, he owns the company, है ना। And there was a political connection obviously, and his lifestyle was also luxurious. तो this leads कि भाई इन्वेस्टर्स ने उनके ऊपर से विश्वास खोया और उनका एम्पायर ढह गया, ठीक है। सो इनमें से जो रेड फ्लैग है वो ये है, वार्निंग साइन यहाँ दिखेगी कि कोई फ्रॉड हो रहा है। उनके डेट चेक कर लो, अगर हाई डेट है तो वो भी रेड फ्लैग है। पुअर गवर्नेंस है, रेड रेड फ्लैग है। और फेक प्रॉफिट्स हैं, वो भी रेड फ्लैग है, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, दैट इज द थिंग। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है। सीधा ग्रोथ प्रॉफिट इक्वल टू हेल्दी बिजनेस, ग्रोइंग प्रॉफिट इक्वल टू हेल्दी बिजनेस, ओके। देन वी हैव मार्जिन्स, कि भाई मार्जिन्स क्या है। इट शोज प्रॉफिट विच कंपनी कीप्स। हाई मार्जिन्स मीन्स स्ट्रॉन्गर बिजनेस, लो मार्जिन मीन्स भाई इतना अच्छा बिजनेस नहीं है, ठीक है। सिर्फ चीज़ों का बिकना ज़रूरी नहीं है, उसमें मार्जिन कितना है वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि मैंने 100 रुपये का कोई सामान बेचा, ठीक है। अब 100 रुपये में से मेरे पास में बच रहा है वो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मार्केट में चल रहा है, और सारा सब कुछ हटा उठू के मेरे पास में सिर्फ बच रहा है एट द एंड ऑफ द डे 2 रुपये, तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन मैंने इतनी मेरी मतलब उसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया चीज़ों को कि भाई मैं ये 2 रुपये से बढ़ाकर मैं इसको 20 रुपये पर ले आया, मेरे मार्जिनस को। तो लेकिन एक्चुअली इसको और भी किया जा सकता है। एक्चुअली अगर मैं 2 रुपये है लेकिन प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छा है और मैं अगर इसको बहुत लोगों के पास में बेच पा रहा हूँ, मेरी सेल बहुत ही ज़्यादा है, तो ये 2 रुपये भी मेरे को है ना बहुत ज़्यादा लगेंगे एक टाइम के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन अर्निंग ग्रोथ, आर अर्निंग इंक्रीजिंगली ईयर ऑन ईयर, स्टडी ग्रोथ इज गुड। सो मैं अर्निंग ग्रोथ कर देता हूँ, अर्निंग्स ग्रोथ, ओके। देन वी विल सी द एक्सपेंसेस, कि भाई क्या एक्सपेंसेस हैं, सैलरी कॉस्ट क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्या है, मार्केटिंग एक्सपेंसेस क्या है। सो लोअर अननेसेसरी एक्सपेंसेस इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, ओके। एंड कई लोग है ना आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है यार, सैलरी कॉस्ट को है ना एक्सपेंस में जोड़ लेते हैं, और इतना ज़्यादा जोड़ लेते हैं कि भाई उनको लगता है कि सैलरी कम कर दो, निकाल दो एम्प्लॉयज़ को, बस हो जाएगा काम। सो दिस इज़ नॉट अ गुड बिजनेस, आपको ट्रेड ऑफ करके चलना पड़ता है। देन आर वी हैव टू थिंक अबाउट ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि भाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, हाउ एफिशिएंटली कंपनी रन ऑपरेशंस। एफिशिएंट कंपनीज वेस्ट लेस टाइम, और जो इनएफिशिएंसी है ना कंपनीज के अंदर, वो भाई इट लीड्स टू अ मोर टाइम, कोई भी चीज़ों को करने में वो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। देन प्राइसिंग पावर, सो दिस मीन्स कैन कंपनी इंक्रीज प्राइसेस इजीली। अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या उनकी सेल नीचे चली जाएगी क्या। सो स्ट्रॉन्ग ब्रांड यूजुअली कैन पीपल स्टिल बाय एक्सपेंसिव एप्पल प्रोडक्ट, वो कर सकते हैं भाई। देन वी नीड टू थिंक अबाउट द टैक्सेस वाला पार्ट,
कि भाई कितना टैक्स लग रहा है. सो वी स्टडी टैक्स पेमेंट्स एंड लाइबिलिटीज, देन डिविडेंड्स. सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड विथ शेयर होल्डर्स, कि मतलब अगर आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मैं कितना आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रहा हूँ. देन कैश फ्लो. सो a company may show profit but still have low cash. So good cash flow means healthy business. And then we had debt. So too much debt is very dangerous. कंपनी में पे इंटरेस्ट और लोन इंस्टॉलमेंट ये भी है. देन इट विल हैव अ वर्किंग कैपिटल कि भाई वर्किंग कैपिटल कितना है. ओके. देन वी वुड सी एसेट ग्रोथ. Working capital means good management keeps business running smoothly. So money needed for daily operations. So हमारे पास में working capital कितना है, ठीक है. So asset growth हो गया, more factories, technologies, stores, etc. can indicate expansion. And then we will see investments. So we study where companies invest money. कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है अपना मनी, ठीक है. सो वो भी एक चीज़ है. रिसर्च के ऊपर कर रही है या प्रोडक्ट बिल्डिंग के ऊपर कर रही है, सिर्फ अपनी सर्विसेज के ऊपर ही कर रही है, या फिर बाद में बस अपना कैश जमा किए जा रही है. तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. देन वी विल सी फाइनेंशियल रेशियो. सो उनका पीई रेशियो क्या है, एक एक चीज़ें अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी. आरओई क्या है एंड डेट टू इक्विटी क्या है, ठीक है. ये फाइनेंशियल रेशियोज हैं, ये देखने बड़े ज़रूरी हैं. एंड देन विल सी these type of thing and will take the decision whether we should invest in this company or not. So these are non-number analysis and these are numerical analysis, non-numerical analysis or numerical analysis. That's it. So this is how we take decisions: should we invest in this company or not? So different industries use different metrics, such as retailer industry metrics. सो एग्जाम्पल सुपर मार्केट हो गया, तो हम देखेंगे भाई उसके नंबर ऑफ स्टोर्स क्या है, सेल क्या है पर स्टोर, शेयर्स क्या है पर स्क्वायर फीट, सॉरी सेल क्या हो रही है पर स्क्वायर फुट में, स्टोर मार्जिन क्या है ना. अब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री मैट्रिक्स आ जाएंगे, तो वहाँ पर मैट्रिसेस चेंज हो जाएंगे कि उसके ऑयल रिजर्व्स क्या हैं, उसके प्रोडक्शन ग्रोथ क्या है, उसकी एक्सप्लोरेशन कॉस्ट क्या है, उसकी ऑयल इन्वेंट्री क्या है. सो डिफरेंट इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट एनालिसिस. दैट्स इट. Okay. Then financial statement, all quantitative data comes from balance sheet, profit and loss statement, cash flow statement. So वो हमें देखना बड़ा ज़रूरी है. So these are the found in annual growth report. So we can see balance sheet in annual report. We can see profit and loss statement, cash flow statement. These things can be seen in annual growth report. तो भाई फाइनली मैं आपको एक बार फिर से वो बता देता हूँ कि क्या क्या हमने इस वीडियो में देखा है. हमने देखा है कि भाई स्पेकुलेटर कौन है, ट्रेडर कौन है और इन्वेस्टर कौन है, इन तीनों के बारे में समझा. फिर हमने देखा इनकी एक एक केस स्टडी देखी. फिर वी अंडरस्टूड कंपाउंडिंग इफेक्ट, and then we understood the qualitative and quantitative, the difference between both of them, and how we take a call whether we should invest in this company or not. So this is how we just do our research. Okay, so I hope you enjoyed this video, and will please, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो ना गाइज, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार. इट विल बी लाइक हेल्पफुल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एंटायर वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.